मैं पीडी सिंह ठाकुर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। आज का विषय है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या एक साधन का प्रतिफल। उत्पादन फलन के दो प्रकार होते हैं, एक साधन का प्रतिफल, दूसरा पैमाने का प्रतिफल। एक साधन के प्रतिफल का संबंध अल्पकाल से होता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से होता है। अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन के सभी साधनों को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए उत्पादन के एक या दो या कुछ साधनों में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए श्रम या पूंजी की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अल्पकाल में भूमि की मात्रा में वृद्धि संभव नहीं है, अतः इसे कुल उत्पादन में जिस दर से वृद्धि होती है वह बढ़ाए गए साधन का प्रतिफल होता है, इसलिए इसे एक साधन का प्रतिफल कहा जाता है। जब हम उत्पादन की अन्य साधन को यथा स्थिर रखकर एक साधन की इकाइयाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, तब उत्पादन के अन्य साधन के साथ उनका संयोजन बदल जाता है। उत्पादन साधनों के संयोजन में उसका अनुपात बदलता रहता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का प्रतिफल भी कहा जाता है। इसके विपरीत दीर्घकाल में कोई साधन स्थिर नहीं रहता है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यहाँ तक कि फर्म के प्लांट मशीन का आकार भी बदल जाता है। अधिक उत्पादन के लिए प्लांट के आकार को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से उत्पादन को कम करने के लिए कुछ प्लांट को बंद किया जा सकता है। स्पष्ट है कि दीर्घकाल में प्लांट का आकार घट बढ़ सकता है, इसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है, इसलिए इसे पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। इस अध्याय में एक साधन के प्रतिफल अथवा परिवर्तनशील साधन के अनुपातों का विश्लेषण किया गया है और अगले अध्याय में पैमाने का विश्लेषण किया जाएगा। एक साधन का प्रतिफल यह बताता है कि अल्पकाल में दी हुई तकनीकी ज्ञान एवं अन्य बातों को ध्यान में रखकर स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ बढ़ाई जाती है, तो उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे एक साधन का प्रतिफल कहा जाता है। परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ स्थिर साधन के साथ बढ़ाए जाने पर कुल उत्पादन प्रारंभ में बढ़ते दर से बढ़ता है और एक बिंदु के बाद यह घटते दर से बढ़ता है, क्योंकि परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ जाता है किंतु अंत में घट जाता है। परिवर्तनशील नियम अनुपात नियम का यहाँ पे परिभाषित किया गया है। यहाँ पे स्टेपलर के द्वारा अन्य उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर रखकर किसी साधन की समान अनुपात में जैसे जैसे मात्रा बढ़ाई जाती है, तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन की मात्रा में वृद्धि का अनुपात घट जाता है। पेनहम के अनुसार उत्पादन के साधनों के संयोग से जैसे जैसे एक साधन के अनुपात में वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत उत्पादन और फिर बाद में औसत उत्पादन घट जाता है। एक परिवर्तनशील साधन का प्रतिफल को एक तालिका के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें 4 कॉलम बनाया जाएगा। पहला कॉलम में श्रमिकों की संख्या, दूसरा कुल उत्पादन क्विंटल में जिसको टीपी कहा जाता है, औसत उत्पादन क्विंटल में एपी कहा जाता है, सीमांत उत्पादन क्विंटल में एमपी कहा जाता है। इस प्रकार से हम श्रमिकों की संख्या नियोजित करते हैं। प्रथम इकाई से 50 क्विंटल, द्वितीय इकाई से 110 क्विंटल, तृतीय इकाई से 135,
चतुर्थ से 150, पाँचवीं से 160, छठवीं श्रमिक से 165, सातवीं से 165, आठवीं से 160। इस प्रकार से कुल उत्पादन जो है प्रारंभ में बढ़ते जाता है। कुछ बिंदु पर जो है समान उत्पादन बढ़ता है, उसके बाद जो है घटने लगती है। इसी प्रकार से औसत उत्पादन 50, 55, 45, 37.5, 32, 27.5, 23.6 और 20। इसी प्रकार से सीमांत उत्पादन 50, 60, 25, 15, 10, 6, 0 और 5। इस प्रकार से प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, तीन अवस्थाएं इसमें प्राप्त होती है। प्रारंभ में इकाई 1 व 2 से जो है प्रथम अवस्था प्राप्त हो रही है, यहाँ पे सीमांत उत्पादन बढ़ रही है। उसके बाद जो है द्वितीय अवस्था जो है सीमांत उत्पादन जो है शून्य प्राप्त हो रहा है, और तृतीय अवस्था जो है यहाँ पे सीमांत उत्पादन जो ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। इस तालिका से स्पष्ट है कि एक परिवर्तनीय साधन प्रतिफल के एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए एक किसान के पास 5 एकड़ भूमि है जिस पर वह खेती करता है। उस भूमि में ट्यूबवेल व मकान के रूप में स्थिर पूंजी लगी हुई है। पूंजी भूमि और पूंजी की यह मात्रा स्थिर है, केवल श्रम ही परिवर्तनशील साधन है। अतः अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए वह किसान श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करता है। श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करने से कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे ही इस तालिका में दिखाया गया है। इस प्रकार से एक साधन के प्रतिफल नियम के अंदर श्रम की 2 इकाइयों का प्रयोग करने से सीमांत उत्पादन बढ़ जाता है। इन दोनों इकाइयों के प्रयोग पर परिवर्तनशील साधन के नियम की प्रथम अवस्था लागू हो रही है। प्रथम अवस्था में उत्पादन परिवर्तनशील साधन में की गई अनुपातिक वृद्धि की तुलना में अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। इसी प्रकार से तीसरी इकाई से छठवीं इकाई तक सीमांत उत्पादन घट रहा है और परिवर्तनशील अनुपात का नियम दूसरी अवस्था लागू हो रही है। इस दूसरी अवस्था में परिवर्तनशील साधन की मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि की गई उसकी तुलना में कुल उत्पादन का कम अनुपात से बढ़ रहा है। इस कारण सीमांत उत्पादन ये दूसरी अवस्था है। और श्रम की 7वीं इकाई का उत्पादन प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि सीमांत उत्पादन यहाँ पे शून्य है। कुल उत्पादन में श्रम की 7वीं इकाई का योगदान नहीं है। 8वीं इकाई के प्रयोग करे सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से इसको हम रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। ओ एक्स अक्ष में परिवर्तनशील साधन की इकाई को, वाई अक्ष में कुल उत्पादन टीपी को, औसत उत्पादन एपी को, सीमांत उत्पादन एमपी को दिखाया गया है। टीपी कुल उत्पादन, एपी औसत उत्पादन एवं एमपी सीमांत उत्पादन का वक्र है। चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ स्थिर साधन के साथ बढ़ाई जाती है, वैसे वैसे कुल उत्पादन भी बढ़ता जाता है। कुल उत्पादन टीपी वक्र ओ एम परिवर्तनशील साधन के प्रयोग तक अधिकतम हो जाता है। एच बिंदु के बाद कुल उत्पादन नीचे की ओर गिरने लगता है। यद्यपि कुल उत्पादन वक्र की प्रवृत्ति बढ़ने की है, किंतु इसके प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तन की दर समान नहीं है। चित्र से स्पष्ट है कि के बिंदु तक गति तीव्र गति से बढ़ रही है। के बिंदु के बाद जो है वृद्धि दर मंद हो जाती है। एच बिंदु पर जो है वृद्धि दर समान है। एच बिंदु के बाद जो है इसमें गिरावट आने लगती है। कुल उत्पादन में यह परिवर्तन 3 अवस्थाओं में है। प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ती है। द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। तृतीय अवस्था में कुल उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति है। कुल उत्पादन में होने वाले यह परिवर्तन मुख्यतः सीमांत उत्पादन में होने वाले परिवर्तन पर आधारित है। सीमांत उत्पादन वक्र परिवर्तनशील साधन की ओ ए इकाई तक बढ़ता है और यह अधिकतम हो जाता है। ओ ए परिवर्तनशील साधन के बाद सीमांत उत्पादन नीचे की ओर गिरता जाता है। ओ एम परिवर्तनशील साधन के प्रयोग पर वह शून्य हो जाता है। ओ एम परिवर्तनशील साधन के बाद और साधन के प्रयोग करने पर सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। औसत उत्पादन वक्र भी प्रारंभ में ओ एन परिवर्तनशील साधन के प्रयोग तक बढ़ता जाता है। इसके बाद इसमें नीचे की ओर
गिरने की प्रवृत्ति होती है। चित्र से स्पष्ट है कि परिवर्तनशील साधन की ON इकाई पर उत्पादन की लोच जो है इकाई से अधिक OL स्पर्श रेखा से स्पष्ट है कि ON इकाई तक परिवर्तनशील अनुपात का नियम की प्रथम अवस्था लागू हो रही है। प्रथम अवस्था को क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम भी कहा जाता है। NM इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन तो बढ़ता है किंतु उत्पादन में वृद्धि की दर घटती हुई है। दूसरे शब्दों में उत्पादन की लोच EP इकाई से कम है। परिवर्तनशील साधन की NM इकाई पर द्वितीय अवस्था है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है। इस प्रकार से OM इकाई के बाद परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। अतः परिवर्तनशील साधन की OM इकाई के बाद जो है परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीसरी अवस्था यानी ऋणात्मक प्रतिफल लागू हो रहा है। इस तीसरी अवस्था में उत्पादन EP बराबर 0 से कम है। OM इकाई तक परिवर्तनशील साधन के प्रयोग करने से फर्म को कुल उत्पादन बढ़ता हुआ प्राप्त होता है। इसके बाद परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करने से कुल उत्पादन घटने लगता है। एक बुद्धिमान उत्पादक परिवर्तनशील साधन के OM इकाई का प्रयोग कर उत्पादन को अधिकतम करना चाहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।